कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखिए मोमेंटम जो है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हम ये कहते हैं कि मास में वेलोसिटी अगर मल्टीप्लाई हो जाती है तो मेरे को मिल जाता है मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अच्छा, अगर किसी का मास ज्यादा है, किसी की वेलोसिटी ज्यादा है, दोनों ही चीजें ज्यादा हैं, तो आप ये देखिए, मान लीजिए अगर किसी का मास 2 किलोग्राम है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 और 3 दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, 6। ठीक है। अब इसी तरीके तो ये 6 क्या हो गया, ये इसका मोमेंटम हो गया। अब मैंने को बोला कि इसका मास बढ़ा दीजिए, मास बढ़ाकर कर दीजिए 5 किलोग्राम, और वेलोसिटी को बढ़ाकर वो भी कर दीजिए आप 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। तो जितना ज्यादा मास होगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, मोमेंटम भी उतना ही ज्यादा होगा। एक हैवी चीज तेज वेलोसिटी से आकर अगर स्ट्राइक करती है कहीं पर तो ज्यादा चोट पहुंचाएगी। ठीक है। और एक हल्की चीज हल्की वेलोसिटी के साथ अगर स्ट्राइक करती है तो कम चोट पहुंचाएगी। ठीक। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, जैसे एक ना लॉ होता है बेटा एनर्जी का, वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। नहीं सॉरी, वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ेंगे। एनर्जी का एक लॉ होता है कि दुनिया में जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती। कभी भी खत्म नहीं होती। हम ये कहते हैं कि कोई एनर्जी खत्म हो गई, हम कहेंगे नहीं, खत्म नहीं हुई है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे मैंने ये बोला कि हम अगर वॉच पहनते हैं तो वॉच के अंदर सेल पड़ता है, बैटरी जिसको आप बोल देते हैं, बैटरी पड़ती है छोटी सी। उस बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल एनर्जी होती है उसके अंदर। अब क्या होता है कि वो जो केमिकल एनर्जी है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होती है किसमें, रोटेशनल एनर्जी में। किसको रोटेट करती है, जो वॉच है, वॉच की मशीन को रोटेट करती है। जब मशीन रोटेट होती है तो धीरे धीरे जो नीडल है, आर वाली, सेकंड वाली, मिनट वाली, ये सब नीडल्स चलती हैं। तो ये जितनी भी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, रोटेशनल एनर्जी में। ठीक है। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से मोमेंटम जो है वो भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, बॉल आई मेरे पास, मैंने शॉट घुमा दिया, बैट से मारा एकदम जोर से, तो क्या हुआ कि मोमेंटम बॉल में भी था। बॉल का कुछ मास होगा, बॉल की कुछ वेलोसिटी होगी, तो मोमेंटम बॉल का भी था। अब मैंने क्या करा, मैंने उसको स्ट्राइक कर दिया बैट से, तो मैंने क्या करा कि अब जो बॉल है उसकी मैंने वेलोसिटी चेंज कर दी। तो उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी, वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी चेंज कर दी तो अब उसका मोमेंटम भी चेंज हो गया। मैं जितनी तेज बैट मारूंगा, क्योंकि बैट क्या है, बैट का भी तो मास है, मैं जितनी तेज बैट मारूंगा वो उतनी ही तेज जाएगी। तो मास और वेलोसिटी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ही हम क्या बोल देते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम कभी भी खत्म नहीं होता, ये हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व मतलब सेम रहता है, फिक्स रहता है। अब नोट करेंगे पहले इसको आप। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ according to the law of conservation of momentum, when two or more bodies according to the law of conservation of momentum, when two or more bodies act upon one another, when two or more bodies act upon when two or more bodies act upon one another, comma, their total momentum remains constant. Their total momentum remains constant, ब्रैकेट में लिख दीजिए कंजर्व्ड।
their total momentum remains constant, ब्रैकेट में लिख दीजिए conserved, provided no external forces are acting. Provided no external forces are acting. Provided no external forces are acting. अब जैसा डायग्राम बनाऊंगा वैसा वैसा आप डायग्राम बनाते जाएंगे। हमने बोला कि यहाँ पर ये कोई बस है, ये कोई कार है, बस का मास m1 और बस की वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी वो u1 हो गई। कार जो है, कार का मास m2 और जो वेलोसिटी है वो u2, तो m1 u1 और m2 u2। अब जो कार की वेलोसिटी u1, बस की वेलोसिटी u1 है वो इसी डायरेक्शन में है, और जो कार की वेलोसिटी u2 है वो भी इसी डायरेक्शन में है। कार थोड़ा स्लो चल रही है, बस थोड़ा फास्ट चल रही है। अभी बस चलाते हुए बस वाले को नींद आ गई और टक्कर हो गई। टक्कर हो गई तो इसको, टक्कर को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन। इसको बोलते हैं हम कोलिजन। बस का मास m1, कार का मास m2, यहां लिखेंगे कोलिजन। टकरा गई तो ये थोड़ा सा खराब हो गई, बस आगे से डैमेज हो गई, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा बनाया मैंने कि ये ऐसी हो गई, थोड़ी डैमेज हो गई बस। इसी तरीके से जो कार है, वो भी थोड़ी डैमेज हो गई। अब m1 और m2, मास तो इनका वही रहेगा, कार का मास m2 और बस का मास m1, यही रहेगा। लेकिन टकराने के बाद थोड़ा बहुत इनकी वेलोसिटी में चेंज आता है। भाई जब टकरा गई तो हो सकता है बस की वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाए, हो सकता है कार की वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि पीछे से आके उसने टक्कर मार दी एकदम, है ना, जिसको हम बोलते हैं कोलिजन। कोलिजन, कोलिजन मतलब टकराना। तो यहां मैं लिखूंगा टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन मतलब टकराने से पहले टोटल मोमेंटम कितना था? मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो ये हो गया m1u1 प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो कार है, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया? मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि m2u2। तो m1u1 प्लस m2u2 ये हो गया।
उसके बाद यहां पर मैं कहूंगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब आप ये सोचिए कि टकराने के बाद जब उनकी वेलोसिटी कुछ चेंज हुई, तो मैंने बोला कि अब बस की वेलोसिटी चेंज होकर हो गई बेटा v1, और जो कार है कार की वेलोसिटी चेंज होकर हो गई v2। तो m1 v1, m1 v1 प्लस m2 v2। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? भाई मैंने ये कहा कि मैं दो ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहा हूँ, एक है कार और एक है बस। ठीक है। तो कार का जो मोमेंटम होगा वो कार का मास इंटू कार, बस का जो मोमेंटम होगा वो बस का मास इंटू बस की वेलोसिटी, तो m1u1। और जो कार का मोमेंटम होगा वो कार का मास इंटू कार की वेलोसिटी, यानी कि m2u2। ठीक है। इसके मोमेंटम को इसके मोमेंटम में ऐड कर दो, तो ये आ गया टकराने से पहले वाला टोटल मोमेंटम। ठीक है। ये टकराव हो गया, दोनों टकरा गई। फिर उसके बाद ये है कि टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी थोड़ी चेंज हो गई, वो हो गई v1। तो बस का मोमेंटम कितना हो गया m1 इंटू वी वन, m1v1। और कार का मोमेंटम हो गया m2v2। दोनों को ऐड कर दिया, m1v1 प्लस m2v2 हो गया। समझ गए इतना? ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि ये जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, इट रिमेन्स कांस्टेंट, कंजर्व्ड, मतलब ये सेम होता है, ये इक्वल होता है। ये तो मैंने बोल दिया कि इक्वल होता है, इस चीज को प्रूव करना है। ठीक है। तभी तो मैं कहूंगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव हो गया। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए, उसको हमने प्रूव करा था। सिमिलरली इसको भी करेंगे। यहाँ पर अब जैसे जैसे मैं आपको नोट करवाता जा रहा हूँ, अपने नोट्स में आप नोट करते जाइए। सपोज देयर इज अ बस, सपोज देयर इज अ बस ऑफ मास m1 moving with a velocity, suppose there is a bus of mass m1 moving with a velocity u1 and a car of mass m2 moving with a velocity u2, moving with a velocity u2, both suffers a collision, and after collision bus starts moving bus starts moving with a velocity v1 and car starts moving with a velocity v2। ठीक है ना? दोनों में टकराव हो जाता है, टकराने के बाद बस की वेलोसिटी हो जाती है v1 और कार की वेलोसिटी हो जाती है v2। मास तो दोनों का सेम ही रहेगा। बस क्या हुआ, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बिगड़ गया भाई, टक्कर हो गई तो थोड़ा बहुत डैमेज हो गया। मास तो दोनों का सेम रहेगा, कार का m2 और बस का m1। अब हम ये कहेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, लिखिएगा व्हेन द फोर्स F1 of the bus
when the force F1 of the bus acts on the car for a time small t. Acts on the car for a time small t, comma, then the velocity of car changes from then the velocity of car changes from u2 to v2. u2 to v2. कार की वेलोसिटी कितनी थी u2, u2 से चेंज होकर कितनी हो गई v2 हो गई। हमने ये कहा कि हर एक बॉडी जब टकराती है दूसरी बॉडी से तो वो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाती है। तो हमने बोला कि पीछे से आके बस ने उसमें टक्कर मार दी, तो बस उसमें फोर्स लगा रही है, तो बस ने उसमें फोर्स लगा दी कितनी F1। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरह से चेंज हुई, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द कार, भाई कार की वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी के चेंज को ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो पहले वेलोसिटी u2 थी, अब वेलोसिटी v2 हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन यही होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, तो a कितना हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, नई वेलोसिटी v2 v2 पुरानी माइनस वेलोसिटी, u2। बिल्कुल v2 माइनस u2 अपॉन स्मॉल t। तो a की वैल्यू आ गई v2 माइनस u2 अपॉन स्मॉल t, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इधर कर रहा हूं, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। बाय न्यूटन सेकंड लॉ, by Newton's second law of motion, force is equal to mass into acceleration। ठीक है, तो मैं F1 निकाल रहा हूं, इट इम्प्लाइज दैट F1, तो याद रखिएगा ये जो फोर्स F1 है ना, ये किस पर एक्ट कर रही है, ये कार पर एक्ट कर रही है। फोर्स F1 कौन लगा रहा है, बस लगा रही है, बस टक्कर लगा रही है उसको पीछे से आकर। ठीक है, तो फोर्स कौन लगा रहा है, बस लगा रही है, और किस पर लगा रही है, कार पर लगा रही है, तो मास कार का लिया जाएगा, बस का नहीं। ठीक है ना, मास कार का लिया जाएगा, क्योंकि वो फोर्स लग किस पर रही है, वो कार पर लग रही है। तो कार का मास क्या है, m2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। मैंने निकाला एक्सेलरेशन ऑफ द कार, क्या निकाला, v2 माइनस u2 अपॉन टी, v2 माइनस u2 अपॉन टी। तो मल्टीप्लाई करें, इसको एक्सपैंड करो, F1 कितना हो जाएगा, m2 इंटू v2 माइनस m2 इंटू u2 अपॉन टी। ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, यहाँ तक बता दीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे सभी को क्लियर है कि नहीं। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके ओके ओके, हाँ जी, कौन सा वाला। आप ये देखो कि हमने कहा कि ये जो बस है ना, बस को फर्स्ट बॉडी मान लो, क्योंकि मैंने बस के लिए देखो मास भी m1 लिया और उसकी वेलोसिटी भी u1 ली, तो मैं 1 1 लगा रहा हूँ। तो बस इज फर्स्ट बॉडी, तो बस जो इस पर फोर्स लगाएगी कार पर, तो वो क्या हो जाएगी, वो F1 हो गई। ठीक, तो मैंने ये कहा जब वो कोई भी बॉडी किसी भी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो कार पर लगा रही है वो फोर्स, तो इसका मतलब कार का एक्सेलरेशन क्या होगा, कार की वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, कार की फाइनल वेलोसिटी v2, कार की इनिशियल वेलोसिटी u2, तो v2 माइनस u2 अपॉन स्मॉल टी, v2 माइनस u2 अपॉन स्मॉल टी, ये समझ में आ गया।
फिर हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि फोर्स कार पर लग रही है तो मास कार का लिया जाएगा, बस का नहीं। ठीक, तो मैंने कार का मास ले लिया m2 इंटू V2 माइनस U2 अपॉन टी। फिर अपॉन में तो टी रहेगा ही, एक्सपैंड करेंगे तो m2 इंटू V2 और फिर माइनस बीच में और m2 इंटू U2। समझ गए? ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब हम ये जानते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी चुप थोड़ी बैठेगी, वो भी तो फोर्स लगाएगी। तो कार की वजह से बस में भी तो डैमेज हुआ, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर सेकंड, ये बोलेंगे कि सिमिलरली द कार ऑल्सो similarly the car also exerts a force F2 on the bus. Similarly the car also exerts a force F2 on the bus. अच्छा, तो and the velocity of bus changes from, पहले वेलोसिटी कितनी थी बस की u1, फिर वो चेंज होकर क्या हो गई v1, चेंजेस फ्रॉम u1 टू v1, therefore acceleration of the bus a is equal to, फिर वही चीज, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अब जो एक्सेलरेशन निकाला जा रहा है बेटा वो बस का निकाला जा रहा है, क्योंकि बस की वेलोसिटी में चेंज हुआ। अब मैं फोर्स F2 की बात कर रहा हूँ, वो फोर्स F2 है जो कार जो है वो लगा रही है बस पर। ठीक है, अब मैं ये इधर से मिटा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताओ। सर लेकिन कार तो बस से आगे है ना, तो फिर सर कार कैसे फोर्स लगाएगी? बेटा न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब बस ने कार को टक्कर मारी तो इसका मतलब कार, बस का, सिर्फ कार का डैमेज नहीं हुआ, बस का भी डैमेज हुआ। समझ रहे हैं? यस तो हम सर। अगर रास्ते में जा रहे हैं, हमारी कार आगे वाली किसी कार से टकराती है, तो उसका बैक वाला पोर्शन खराब होगा तो हमारी कार का फ्रंट वाला पोर्शन खराब होगा। समझ रहे हैं? यस सर। सर एक डाउट था। हाँ जी बताओ। सर जैसे अगर कार बस से ठुकी है तो सर कार को ज्यादा डैमेज होगा ना बस से, तो क्योंकि बस का। दोबारा बताओ क्या। सर कार को ज्यादा डैमेज होगा ना बस से, तो क्योंकि बस का हाँ 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 बिल्कुल, जोर कार बड़ा। को ज्यादा डैमेज होगा, वो तो मान लिया, तो मान लिया। वो यही चीज है कि क्योंकि बस का वजन ज्यादा है, बस की वेलोसिटी ज्यादा है, तो मास इनटू वेलोसिटी, जो बस का मास इनटू वेलोसिटी यानी कि जो मोमेंटम होगा, वो मोमेंटम कार के मोमेंटम के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो डैमेज तो बस को, डैमेज तो कार को ही ज्यादा होगा, वो तो मान लिया। लेकिन क्या है कि हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है दोनों बॉडीज का। मैं अभी बताता हूँ आपको, वो डैमेज तो होगा, वो तो आप सही कह रहे हो। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं पहले बताइए। यस सर। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ इसमें। देखिए, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अब मैं बस की वेलोसिटी चेंज की बात कर रहा हूँ, तो बस की वेलोसिटी फाइनली क्या थी, v1, और इनिशियली क्या थी u1, तो v1 माइनस u1 अपॉन टी। ठीक है, फिर मैं ये बोलूंगा बाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स कौन सा वाला ले रहे हैं, F2। F2 फोर्स कौन सा है, जो कार बस पर लगा रही है। तो वो ये जो कार बस पर लगा रही है फोर्स, ये तो बस का ही तो मास लिया जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है वो बस पर लगाया जा रहा है। बस का मास कितना है, m1।
मल्टीप्लाइड बाई बस का एक्सेलरेशन कितना है, v1 माइनस u1 अपॉन टी। एक्सपैंड करिए, m1 इंटू वी1, f2 कितना हो गया, m1 इंटू वी1 माइनस m1 इंटू u1 अपॉन टू अपॉन टी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि जैसे हम ये कहते हैं कि हमने F1 निकाल लिया और F2 निकाल लिया, फिर बोलेंगे कि F1 कौन सा फोर्स है जो बस ने कार पर लगाया, F2 कौन सा फोर्स है जो कार ने वापस बस पर लगाया। तो F1 क्या हो गया, बस का कार पर एक्शन, और F2 क्या हो गया, कार का बस पर रिएक्शन। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, by Newton's third law of motion, to every action there is an equal and opposite reaction. There is an equal and opposite reaction. तो एक्शन क्या था, F1, that is F1 is equal to F2। अभी F1 क्या था, M2V2 M2V2 माइनस M2U2 अपॉन T इज इक्वल टू F2 क्या था, M1V1 माइनस M1U1 अपॉन टी। अपॉन T। हाँ जी बोलो, बोलिए, कुछ पूछ रहे थे क्या? नो सर। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, इसका डिनोमिनेटर भी टी है और इसका डिनोमिनेटर भी टी है। ठीक, तो दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, टी से टी कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद इस साइड में नोट करूंगा, मैं लास्ट में लिख रहा हूं। तो हमारे पास डिनोमिनेटर तो देखिए सेम था, तो कैंसिल आउट हो गया। तो इधर क्या बचेगा, M2V2 माइनस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 माइनस M1U1। ये हो गया। तो अब आप क्या करिए, M1U1 इंटू U2, M1V1 M2U2, तो ये माइनस है, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, और ये M2V2 माइनस M2U2 इज इक्वल टू, हाँ जी, एक चीज नोट करनी है यहाँ पर। आप एक काम करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, ये जो F2 है इसके आगे माइनस का साइन लगाओगे आप। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। कुछ जिन बच्चों को नहीं आया उनके लिए मैं बता देता हूँ कि F1 जो है, जो बस है, वो बस कार पर ऐसे फोर्स लगा रही है। ठीक है, ऐसे लगा रही है। तो जो कार है, वो कार फोर्स, जो कार जो है वो बस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, है ना। तो देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर F1 जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो F2 जो है वो वापस इस डायरेक्शन में है। तो इस वजह से मैंने क्या करा, F1 इज इक्वल टू माइनस F2 लिख दिया। माइनस F2 का मतलब यहाँ पर ये माइनस साइन और आ जाएगा, माइनस साइन बाहर आने का मतलब माइनस M1V1 हो जाएगा,
और ये माइनस माइनस प्लस का m1u1 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अभी क्लियर है? हाँ। अब देखो, अब क्या करेंगे हम कि ये जो m1u1 है उसको उधर ले आओ, तो वो ये प्लस का m1u1 है, उधर आकर माइनस का हो जाएगा। माइनस का m1u1 माइनस का m2u2 माइनस का m1u1 माइनस का m2u2 इज इक्वल टू माइनस का m1v1 और m2v2 को इधर ले आओ। माइनस का m1v1 और माइनस का m2v2 इसको इस तरफ ले आए, तो ये जो दोनों नेगेटिव साइन है इसको निकाला, माइनस बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा m1u1 प्लस m2u2। भाई जब दोनों में नेगेटिव साइन है तो मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ले लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो ये हो गया m1v1 प्लस m2v2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। और आप ये देखिएगा कि जो हमने इसकी फिगर ड्रॉ करवाई थी उसमें सबसे पहले यही लिखवाया था कि m1u1 किसका मोमेंटम हो गया, इनिशियल मोमेंटम हो गया बस का। m2u2 किसका इनिशियल मोमेंटम हो गया, कार का। तो ये जब दोनों के मोमेंटम को ऐड कर दिया तो ये क्या कहलाएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m1v1 क्या है, ये कार का बस का मोमेंटम है टकराने के बाद का, कोलिजन के बाद का। और m2v2 क्या है, ये कार का मोमेंटम है टकराने के बाद का। तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दिस प्रूव्स law of conservation this proves law of conservation of momentum। दिस प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बताइए बेटा, सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताइए। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ जी बताओ, कुछ पूछ रहे थे बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं? नो सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर हम। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि कोई भी अगर बॉडी है वो अगर टकराती है तो टकराने से पहले जो उसका टोटल मोमेंटम होता है, एक बॉडी का, दो बॉडी का या तीन बॉडी का, उस सबको ऐड कर लो। और फिर टकराने के बाद जो मोमेंटम बनेगा, मान लो कितनी भी बॉडी हो, एक दो तीन चार कितनी भी बॉडीज हो, तो उनको सबको ऐड कर लो, उसका बाद वाला जो मोमेंटम है वो दोनों इक्वल आते हैं हमेशा। ये लॉ है, ठीक है। और इसी लॉ को यूज करते हुए हम काफी न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर में करते हैं। और देखिएगा, ये ना आप अपने स्कूल में स्कूल टीचर से भी एक बार कंफर्म कर लेना कि जो ये वाला है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ज्यादातर स्कूल्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई टीचर करवाते नहीं है तो वो फिर एग्जाम में पूछते भी नहीं है, तो उनसे दोनों चीजें पूछ लेना कि सर ये चीज एग्जाम में पूछी जाएगी या नहीं। अगर नहीं पढ़ाया है तो ये पूछ लेना सर इसे पढ़ाओगे या नहीं। अगर पढ़ा दिया है तो ये पूछ लेना पेपर में आएगा या नहीं। और हाँ, एक चौथा केस है, वो भी पूछ लेना कि सर कहीं आप ऐसा तो नहीं करोगे कि आप पढ़ाओगे नहीं और पेपर में पूछ लोगे। ठीक है, तो वो सारी चीज पूछ लेना और मेरी तरफ से इसको तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं किसी को डाउट है तो दोबारा इसको पूछना, मैं क्वेश्चन नोट करवाता हूँ उसमें। बल्कि कर ही लेना, छोड़ो क्या पूछना, इंपॉर्टेंट है ये। वो करवाएं या ना करवाएं, आपकी तो तैयारी करनी है ना आपको, तो कर ही लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम A bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kilogram. Is fired
A bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kilogram, gun of mass 6 kilogram, with a velocity of 300 meter per second. With a velocity of 300 meter per second, full stop. Calculate the recoil velocity of the gun. Calculate the recoil velocity. Calculate the recoil velocity of the gun. ठीक है, थोड़ा समझने में ज्यादा टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नोट करके छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा. ठीक है, ओके सर. चलिए जी. ओके, Good evening, sir. ओके, थैंक गुड यू इवनिंग. सर. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. ओके.